हेलो दोस्तों, जीएस यूनिक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग हाई कोर्ट की ग्रुप डी की मेंस की हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए है, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तावर्ग, तावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ और कंठ। कहाँ से उच्चारण होता है? जैसे क, ख, ग, घा, तो उसमें पूछ रहा है तावर्ग। तावर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा भाई? दंत। हम क्या होते हैं? दंत। जैसे कतम, दा। तो याद रखिए ट्रिक। नेक्स्ट सवाल है आपका, मगही किस भाषा की बोली है? मगही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की, राजस्थानी की? बताइए। मगही के बारे में पूछ रहा, मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। देखिए ये सारे सवाल आए हुए हैं हाई कोर्ट की। इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि फटाफट हो जाए। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? बिहारी। मगही बिहारी भाषा की शब्द है। नेक्स्ट सवाल आपका है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, सौरसैनी, ब्राचंड, अर्धमागधी। चलिए बताइए किससे है भाई? सौरसैनी। देखिए हिंदी खड़ी बोली की ये जो अपभ्रंश विकसित हुई है किससे हुई है? सौरसैनी। सौरसैनी याद रखिएगा, सौरसैनी से हुई है। नेक्स्ट है, कभी कभी आप मगधी के लोग लगा देते हैं। नेक्स्ट है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। कई बार पूछा गया है, क्या है भाई? वर्णमाला। कहते हैं ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए हिंदी ऐसे है, हम लोग जो छोटे से ही पढ़ रहे हैं फिर भी सवाल इतने आएंगे कि 25 नंबर का बिल्कुल आना है। अगर आपकी हिंदी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है तो मस्त सवाल निकल जाएगा। नेक्स्ट है, छ, त्रंग और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छ, त्र और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? बताइए। संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा भाई? छ, त्र, ज्ञा, ये सब क्या है भाई? संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे का प्लस सा से मिलके छ बना होता है, त्र प्लस ता प्लस ज्ञा से मिलके त्र्या बना होता है। तो याद रखिएगा इसी तरह, है ना। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी क्या है? प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी के बारे में पूछ रहा भाई, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। देखिए हिंदी के आपके कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, यूपी का या हाई कोर्ट्स के या किसी भी में, तो हिंदी आना मस्ट है। तो हिंदी के लिए मज़ेदार सेशन के साथ जुड़िए। चलिए, क्या है भाई इसका? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी कहते हैं ना, संस्कृत से ही निकली शब्द भाषा है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 11 जून को? बताइए। हिंदी दिवस या हिंदी की कितनी राजभाषा है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। पहला ऑप्शन सही है, 7वें का। क्या है भाई? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कैसा शब्द है? बताइए। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इनमें से कोई नहीं। इतने अच्छे सवालों की ये मैराथन है कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस से लेकर 100-200 तो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए। और हाई कोर्ट ग्रुप डी की इस तरह से मैराथन बनाई गई है कि आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपके 2500 सवाल छूटेंगे नहीं। चलिए, पृथ्वी कौन सा शब्द भाई? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी कहते हैं ना, जैसे कुछ ऐसे ट्रिक याद रखना है। जैसे कुछ जो देखो पुराने शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, जो नए शब्द जैसे जो जनरल बोली में हो तो तद्भव होते हैं। तो क्या है? तत्सम शब्द है। पृथ्वी क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट सवाल है आपका 9वां नंबर, टेबल कौन सा शब्द है? हाँ देखिए, अब टेबल कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं भैया टेबल है, टेबल नहीं, टेबल। देशज शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये सारी चीज़ एकदम मज़ेदार प्रैक्टिस सेट के साथ है ना। चलिए, टेबल कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज, इनमें से कोई नहीं। विदेशज शब्द भाई, टेबल क्या है? विदेशज शब्द है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है, नाक कौन सा शब्द है? नाक, हमारा जो नाक है एक ऐसा शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आए हुए। इस तरह की प्रैक्टिस सेट होगी कि आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में टकराएगा। हिंदी के एकदम मैराथन समझ लीजिए, आपका एक टेस्ट है ना। हाँ, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए फटाफट, कौन सा शब्द भाई? नाक। ना प्लस का, नाक यौगिक शब्द होगा, है ना भाई। नाक कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द नहीं है। याद रखिएगा, क्योंकि नाक से कुछ, ना से कोई शब्द नहीं होता। हाँ, फूल कौन सी संज्ञा है?
अब बताइए, फूल के बारे में पूछ रहा है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। चलिए 5 जाति संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो बताइए, फूल कहते हैं फूल बहुत सारी जाति को क्या करता है, कहते हैं फूल एक ऐसा शब्द है जो पूरी जाति, फूल शब्द के पूरी जाति को विरोध कहते हैं, चाहे गुलर का फूल हो, सेमल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, चमेली का फूल हो, तो सबको फूल कहा जाता है। फूल किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक जाति को, क्या समूह को? समूह को नहीं होगा, जाति को होगा, या व्यक्ति को होगा, या भाव को होगा। बताइए, आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। फटाफट बताइए। देखिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। क्या भाई, ये फूल कौन सी संज्ञा है? मज़ेदार सेशन, जातिवाचक बताया ना, क्योंकि फूल पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? हाँ, कहते हैं ना भाई ये बहुत ईमानदार है, तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, यहाँ व्यक्ति रहेगी, व्यक्ति नहीं व्यक्ति रहेगा, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी कहते हैं ना, बड़ा ईमानदार है। आप बताइए ना, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी या हॉनेस्टी है, तो कहते हैं क्या है भाई साहब? भाववाचक है ना। याद रखिएगा, ये भाव रिप्रेजेंट करता है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, किसी समूह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भाव को। एक भाव बता रहा है कि उसके अंदर एक ऐसा भाव है, ऐसा गुण है। क्या है भाई? उसके अंदर ऐसा भाव या गुण है कि वो क्या कर रहा है? भाववाचक। ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है, इसीलिए आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस सेट के साथ तैयारी। ईमानदारी कैसा है? भाववाचक संज्ञा है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका है, लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर, लंब है उदर जिसका अर्थात गणेश, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। चलिए बताइए, जवाब दीजिए फटाफट, बताइए, जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए, जवाब आने चाहिए फटाफट, एक दिल ग्लोर। हाँ बताइए, लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। किसी का अभी तक जवाब नहीं आया भाई, जवाब दीजिए। लंबोदर, लंब है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, तो गणेश जी के बारे में कहा जा रहा है, तो लंबोदर, लंब है उन्हीं का उदर है ना। लंबोदर मतलब जिनकी सूंड क्या हो? लंबी हो, तो यौगिक होगा, रूढ़ होगा, योग रूढ़ होगा, ये सभी। बताइए, किसी का जवाब नहीं है भाई साहब, लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल के साथ जुड़ते हैं, सोना कौन सी संज्ञा है? सोना, अरे भाई साहब, हम लोग गोल्ड जो पहनते हैं ना, गोल्ड कहते हैं ना, भाई जो बड़े लोग हैं भौकाल एकदम तगड़ा, मोटी मोटी चेन पहन के चलते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा। सोना जो हम सोते हैं उसको नहीं, जो हम पहन रहे हैं। तो भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, इनमें से कोई नहीं। एकदम मज़ेदार श्रृंखला के साथ देखिए, सोना क्या है? द्रव्य है, मैटर है, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा है, पदार्थ है ना। हाँ, तो क्या हो गया भैया? द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, मज़ेदार सेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल 15 नंबर की आज श्रृंखला के साथ मज़ेदार सवालों के साथ जुड़ेगी। मैं कौन सा पुरुष है? कहते हैं कि जिससे मैं, आई एम, आई मतलब मैं, यू योर, कहते हैं ना उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आई कैसा है? आई मतलब मैं क्या उत्तम पुरुष होता है या मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई साहब, मैं एक कौन सा पुरुष होता है? उत्तम पुरुष होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट सवाल है, आप कौन सा सर्वनाम है? आपके बारे में पूछ रहा है। आप शब्द में सर्वनाम कौन सा होता है? निज, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिए। मज़ेदार श्रृंखला के साथ, बिल्कुल मज़ेदार सेशन, एकदम मैराथन के साथ पानी सानी पी के बैठिए और बिल्कुल मज़ेदार सवालों के जवाब दीजिए। एक अच्छी प्रैक्टिस सेट, यूपी SSC की या यूपी को कोई एग्ज़ाम देते हैं जिसमें हिंदी आता है, हिंदी जिसमें हाई कोर्ट में RO ARO यूपी SSC सभी एग्ज़ाम के लिए एक अच्छी तैयारी। चलिए, आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम आपके बारे में कहते हैं ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 16 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प के बारे में पूछ रहा है। तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। कई बार आया हुआ सवाल है। एक अच्छे सवालों की श्रृंखला के साथ हम लोग मैराथन में जुड़ेंगे। चलिए, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। बताइए,
पुष्प के बारे में पूछे भैया फूल हो जाता तो हो जाता देशज, लेकिन पुष्प है मतलब जहाँ पर सीटी वाला सा खा आए थे क्या हो जाता, तत्सम शब्द हो जाते हैं। याद रखिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप देख के बता सकते हैं। तो कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल, ख्याल कहते हैं ना, क्या ख्याल है भाई, आप कहते ना, कहते भैया और हाल चाल बताओ, क्या ख्याल है आपका इनके बारे में। तो ख्याल के बारे में पूछ रहा है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, इनमें से कोई नहीं, है ना। एक मज़ेदार श्रृंखला के साथ जुड़िए और बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला, 100 या 150, 100, 50 या 60 जो भी क्वेश्चन होंगे आपको एकदम मज़ेदार सवालों के साथ, इसलिए मस्त टेस्ट आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस सेट। ख्याल कौन सा शब्द है? देशज। कहते भैया क्या ख्याल है? तो देशज है, विदेशज है, तद्भव, इनमें से कोई नहीं, बताइए। हम चाहते हैं हिंदी में आपका 2500 से 25 सवाल हो गए, विदेशज शब्द है ख्याल, याद रखिएगा, लोग देशज मार देते, कहते क्या ख्याल है ना। तेंदुआ कौन सा शब्द है? बताइए। तेंदुआ, अरे देखो ये सवाल इसलिए रखा गया क्योंकि अभी हाल ही में चीता उतार लाए गए हैं। कहाँ से? नामीबिया से और कुछ लाए गए, दक्षिण अफ्रीका से मोदी जी ने लाया। तो क्या देशज, विदेशज, तत्सम, इसमें से कोई नहीं, क्या होगा भाई? तेंदुआ। बताइए, देशज शब्द है, याद रखिएगा, तेंदुआ देशज शब्द है। नेक्स्ट सवाल, चलिए, गोल विशेषण है। गोल विशेषण क्या है? सार्वजनिक है। गोल शब्द क्या विशेषण, मतलब गोल, जो गोल एक शब्द है उसमें के अंदर कौन सा विशेषण है? सार्वजनिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। चलिए, किसी का जवाब नहीं है भाई, जवाब देंगे तो मज़ा आएगा, एकदम श्रृंखला गजब की आपकी तैयारी है ना। चलिए, अच्छे सवालों के साथ भाई, गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा, गोल विशेषण गुणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट सवाल, कोई विशेषण है, जो कोई शब्द है, कहते हैं कौन सा विशेषण है इसमें? परिणाम, सार्वजनिक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। सार्वजनिक विशेषण हो कोई, कोई मतलब किसी के बारे में कह रहा है तो सार्वजनिक हो गया, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट सवाल है, तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है? काल पूछ रहा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। ये सारे सवाल इतने अच्छे सवाल हैं कि इसका जवाब आई होप हम सोचते हैं आप देंगे फटाफट। और आपकी एक अच्छी टेस्ट श्रृंखला के साथ मज़ेदार सवाल है ना। तुम जा रहे हो, तो भाई साहब इसमें क्या है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, तुम जा रहे हो कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि भाई कोई इंसान जा रहा है तो इसका मतलब इसी समय काम चल रहा है। तो जब कोई काम इसी समय चल रहा होगा तो क्या होगा? वर्तमान काल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? वर्तमान, क्योंकि भूतकाल से कोई लेना नहीं, भूतकाल मतलब हो गया वो चला गया होगा, है ना। अब भविष्य काल में देगा तो जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका, वर्तमान काल, क्योंकि वो क्या कर रहा है? जा रहा मतलब काम अभी हो रहा है मतलब क्या हो गया? वर्तमान काल। तो आपका कौन सा सवाल सही हो गया? वर्तमान काल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर का। चलिए, नाक कौन सा लिंग है? नाक के बारे में पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ए या बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आज हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानना हो, किसी शब्द के आगे अच्छा या अच्छी, किसी शब्द के आगे अच्छा या अच्छी तथा मेरा या मेरी लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अगर अच्छा आता है तो पुल्लिंग होगा, मेरा आता है तो पुल्लिंग होगा, अगर अच्छी आती है तो स्त्रीलिंग होगी, या मेरी आती है तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। जैसे कि मेरी नाक, मेरा नाक नहीं होगा, या अच्छा नाक नहीं होगा, अच्छी नाक होगा, या मेरी नाक, तो क्या हो गया भाई? इसके अनुसार क्वेश्चन कौन सा सही हो गया? स्त्रीलिंग। बोथ होगा नहीं, पुल्लिंग नहीं है, तो क्या हो गया? नाक स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। ज़्यादा लोग कहते हैं कि इस पदार्थों के नाम, इनके नाम, उनके नाम आपको याद नहीं रखना, बस आपको एक ट्रिक याद रखना है, अच्छा अच्छी लगा लीजिए, मेरा मेरी लगा के आप चेक कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। एकदम मज़ेदार सेशन के साथ आपको इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको खूब मज़ा आएगा। और जी देखिए, हिंदी 25 नंबर के आनी है हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस में, और आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे यूपी से, यूपी पुलिस का, यूपी पीसीएस का, यूपी SSS का, कोई भी एग्ज़ाम, बीडीओ का, तो ये सब में हिंदी आना, हिंदी देखो बीडीओ में तो 50 नंबर की हिंदी आनी है, इसलिए इसको याद रखना है। बिल्कुल मज़ेदार सवाल। तो क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के। चलिए बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के। समास के बारे में पूछ रहा, बताइए समास कितने प्रकार के हैं? 2, 4, 6, 8।
अभी तक किसी के जवाब नहीं है भाई। समास 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, नवयुवक में नवयुवक कौन सा समास है? कहते हैं ना, अब समास के बारे में है। नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। नवयुवक, युवक कैसा है? नव है, तो नवयुवक के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, द्वंद्व होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं। द्विगु के पहले क्या होता है? कोई अक्षर, वर्ड या संख्या लगी हो तो वो द्विगु होता है। द्वंद्व में 2 शब्द होते हैं। बचा कौन सा? कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो नवयुवक क्या हो गया? कर्मधारय समास। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में क्या होता है? किसी भगवान के नाम या कोई विशेष वस्तु के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन? प्रतिदिन, दिनों दिन, प्रतिदिन, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। तो बहुब्रीहि होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बताइए। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका, देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति में, देशभक्ति कहते हैं ना, बड़ा देशभक्ति इंसान है। तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है। देशभक्ति कहते हैं देश वीर जवानों का, तो देशभक्त है। तो देशभक्त मतलब देशभक्त, देश के लिए बलिदान होना या देश के लिए काम करना, उसी को हम देशभक्त कहेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई? कौन सा सही होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 28 नंबर का सवाल। चलिए, नीलकंठ कौन सा समास है? याद रखिएगा, नीलकंठ। नील है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी। तो तीसरे के बारे में बता रहा था, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो देखिए, कर्मधारय होने की संभावना नहीं है, अव्ययी भाव भी नहीं है, तत्पुरुष क्या होगा? बहुब्रीहि। क्योंकि किसी विशेष वस्तु के बारे में कैसे तीसरा अर्थ दे रहा हो तो उसमें क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। याद रखिए, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात विष्णु भगवतार्थ, भगवान, भगवान के बारे में। भगवान कौन? भगवान महेश, भगवान विष्णु, भगवान किसके बारे में? भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है ना। पाप और पुण्य कौन सा समास है? हाँ बताइए। ये तो देखिए आपको एकदम सिंपल सवाल है, पाप और पुण्य। तो पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, इनमें से कोई नहीं। तो पाप भाई साहब द्वंद्व समास हो, क्योंकि 2 पाप और पुष्य 2 शब्द है, तो 2 शब्द जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, दोपहर कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास? कहते हैं दोपहर। याद रखिए, हमने अभी बताया कि किसी शब्द के में कोई अक्षर संख्या से शुरू होता है, 2 मतलब कोई 2 शब्द की बात हो रही है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। तो इसमें क्या होगा? दोपहर मतलब द्विगु समास। याद रखिएगा, दोपहर, दोपहर में क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। याद रखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई साहब, जैसे कह दिए कि हम आज नहीं पढ़ेंगे, लड़के ना कहते भाई हम आज नहीं पढ़ेंगे, तो निषेधावाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। बताइए। तो इसमें निषेधात्मक वाच्य है, ये ऑप्शन सही हो गया, निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट सवाल है, ओह यह पिट ही गया। ओह कहते ना, आह, कहते किसी को मान लीजिए किसी से दुश्मनी है और पीटा जाएगा, कहते हैं बड़ा सुकून मिला। और मान लीजिए किसी घर का है पीटा गया तो कहते हैं ओह बड़ा कष्ट है ना। तो कह रहा है कि ओह यह पिट ही गया। कौन सा वाक्य है? विधिवाच्य वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? विस्मयवाचक वाक्य हो गया, है ना। चलिए, हाँ, नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। बताइए। कह रहा कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक। कौन सा भाई? संकेत कह रहा, अगर उसको आज्ञा संकेत कर रहा है ना कि आप चलो तो हम भी चलें। नेक्स्ट सवाल है, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, कैसा वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए। कह रहा है तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? कह रहा है तुम अपने काम में सफल रहो, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब इच्छावाचक है, कह रहा है कि आप अपने काम में सफल रहो, इच्छा जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। देखो तत्पुरुष के भी कई टाइप्स हैं। तो कह रहा है रस भरा,
कहते हैं रस से भरा, मतलब रस भरा। तो कौन सा रस से भरा, मतलब जैसे कर्ता में का के कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो रस से भरा, रस से भरा मतलब रस भरा मतलब रस से भरा, रस का भरा नहीं होगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। क्या होगा भाई, करण तत्पुरुष। याद रखिएगा, याद रखना। देखो जब कारक की बात पूछना तो कर्ता ने कर्म को करण से याद रखना है। नेक्स्ट है स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त है ना, स्वर्ग से प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग को प्राप्त। कर्ता ने कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। बताइए स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को जो उसने प्राप्त कर दिया, को कहाँ होगा, कर्म हो तत्पुरुष होगा, करण होगा, संप्रदान होगा, संबंध होगा। तो क्या होगा भाई, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म यहाँ को की बात आ रही है, जैसे स्वर्ग को प्राप्त होगा ना, कोई आदमी जाएगा तो स्वर्ग को मिलेगा तो सभी स्वर्ग प्राप्त होगा। तो यहाँ को शब्द आ रहा है, तो को मतलब कर्म, को मतलब कर्म, कौन सा पुरुष हो गया, कर्म तत्पुरुष समास होगा। याद रखना है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल अच्छे सवालों की श्रृंखला के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव, जो संभावना, यथासंभव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। बताइए यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है भाई, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। फटाफट जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। अगर जवाब आता है ना तो हमें भी मज़ा आता है। और बिल्कुल देखिए अच्छी श्रृंखला क्वेश्चनों की, एक अच्छी इंपॉर्टेंट बड़े मज़ेदार सवालों की श्रृंखला। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे बीडीओ हो गया, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्ज़ाम, यूपी की एग्ज़ाम में तो हिंदी आना है, लेकिन हाई कोर्ट की स्पेशली इसलिए तो हाई कोर्ट के पैटर्न में चल रहा है। तो आप एकदम मज़ेदार श्रृंखला के साथ बिल्कुल एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ अच्छे सवालों के साथ जुड़िए। चलिए यथासंभव में कौन सा समास है, किसी के जवाब नहीं आया, जवाब दीजिए। यथासंभव जो संभव हो, है ना, यथासंभव जो हमेशा संभव हो, अव्ययी भाव समास होगा। याद रखना है कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, यथासंभव में अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट सवाल है बीणा पड़ी में कौन सा समास है, बीणा पड़ी, बीणा पड़ी मतलब, बीणा पद मतलब भगवान के बारे में होगा है, जैसे सरस्वती माता बीणा वादिनी कहा जाता है। तो बीणा पड़ी, करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास तो होगा नहीं, करण तत्पुरुष से कोई लेना देना नहीं है, बचा कौन सा, कर्मधारय या बहुब्रीहि। अब बात याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें कह रहा है कोई तीसरा अर्थ देता है, और तीसरा और विशेष अर्थ देता है। तो बीणापणी मतलब होता है भगवान सरस्वती माता के बारे में चाहते, क्योंकि बीणावादिनी उन्हीं कहा गया है। तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। याद रखिएगा, है ना। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट सवाल है आपका 39 नंबर, दुअन्नी में कौन सा समास है, बताइए। दुअन्नी कहते एक अन्नी, दुअन्नी, तिरन्नी। तो अब याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द में संख्या रूप से शुरू होता है, संख्या शब्द की बात आती है, तो वह द्विगु समास होता है। तो अव्ययी भाव समास तो होगा नहीं। दुअन्नी मतलब दुयाना जिसे कहते हैं, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। कौन सा समास हो गया, द्विअन्नी मतलब संख्यावाचक भी, संख्या की बात चल रही है, तो कौन सा भी हो गया, द्विगु समास हो गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल द्विगु समास। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा कौन सा हो गया समास भाई, द्विगु समास। याद रखिएगा, दुअन्नी कभी पूछ लिया तो। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर, पदबंध। पदबंध कितने प्रकार के हैं, पदबंध। याद रखिएगा पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। पदबंध 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चलिए जवाब दीजिए, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, पूछ रहा भाई। अभी किसी का जवाब नहीं है, देखो जवाब आता है तो मज़ा आता है, एकदम ऊर्जा के साथ, एकदम पानी वानी पी के, चाय पीते हुए इसको प्रैक्टिस करिए। एक अच्छी प्रैक्टिस सेट आपको एक अच्छा टारगेट ले जाएगी। कितने पदबंध होते हैं भाई, 3 पदबंध होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अब बताइए। चलिए हिंदी के अच्छी प्रैक्टिस, बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। एकत्र, एकत्र तो ठीक है भाई, एकत्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नीरस ये भी सही है, योगीराज ये भी सही है। क्या अशुद्ध है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल इस तरह नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। अशुद्ध शब्द है, नेक्स्ट है आपका साप्ताहिक, बीणापणी, वाष्प, सिंदूर।
देखिए वीणा भी सही है, वाष्प भी है, सिंदूर भी सही है, बचा कौन सा? साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है, याद रखिएगा, साप्ताहिक होता है। सा में बड़ा अक मात्रा रहेगा, याद रखना है ना। हाँ, सप्त कोई नहीं शब्द है, साप्ताहिक साप्ताहिक होता है ना। वीणा, वीणा सही शब्द है। वाष्प, सिंदूर, सिंदूर ठीक लिखा है। कौन सा शब्द गलत है, अशुद्ध है? साप्ताहिक, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ना। हाँ, अच्छा सवाल, बिल्कुल मज़ेदार सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द के बारे में पूछ रहा है। अशुद्ध शब्द क्या है? ईर्षा, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। अब देखिए ईर्षा भी ठीक लगा हुआ, ईर्ष्या अच्छा है, बिल्कुल गलत, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। अनुकूल भी ठीक लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है। आशीर्वाद बिल्कुल ठीक लिखा है, आशीर्वाद होता है, ठीक है। लिखा है नक्षत्र, नक्षत्र में ये वाला अच्छा नहीं रहता, कौन वाला रहता है बताइए? हाँ, कौन सा गलत अशुद्ध है? नक्षत्र, नक्षत्र अशुद्ध शब्द है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल नक्षत्र के बारे में है ना। हाँ, नक्षत्र कैसा शब्द है? अशुद्ध शब्द है, याद रखना है। नक्षत्र, नक्षत्र क्या है? अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं। इच्छा की पर्यायवाची के बारे में पूछ रहा है भाई। इच्छा, किसी कैसी इच्छा है, इच्छा पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। देखो लिप्सा मतलब भी होता है क्या? इच्छा। कामना मतलब भी इच्छा होती है, स्पृहा माने भी इच्छा होती है। बचा क्या? यातना। यातना मतलब किसी को दुख पहुंचाना, यातना मतलब होता है दुख पहुंचाना, इच्छा से मतलब नहीं है। यातना मतलब होता है किसी को दुख दर्द में पहुंचाना या किसी को कष्ट देना, कहते हैं ना बड़ा यातना है, बड़ी प्रताड़ना दी जा रही है। तो यातना शब्द किससे है? इच्छा से नहीं है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किसका भाई? इच्छा का पर्यायवाची नहीं। यहाँ पर्यायवाची पूछ रहा है, पर्यायवाची है नहीं है पूछ रहा। नहीं मतलब है कि लिप्सा भी होता है, कामना भी होता है, स्प्रिया होता है, लेकिन यातना नहीं होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी की पर्यायवाची के बारे में पूछ रहा है, तो पानी का क्या होता है? अम्बु, नीर, सर, मेघ पुष्प। अब बताइए, अम्बु मतलब पानी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, ए सही है। नीर मतलब भी पानी होता है। सर मतलब पानी होता है, हाँ हो सकता है। मेघ पुष्प, कौन सा ऑप्शन सही बताइए? मेघ पुष्प होता है, मेघ मतलब होता है बादल, पुष्प मतलब पुष्प, मेघ पुष्प तो पानी से नहीं होगा, है ना भाई, कि होगा? जवाब दीजिए फटाफट। मेघ पुष्प का पानी से कोई लेना देना नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जवाब दीजिए फटाफट। किसी का जवाब नहीं है, देखिए जवाब आता है मज़ा आता है। सर पानी का पर्यायवाची नहीं है, मेघ पुष्प है ना। कितना कन्फ्यूजिंग शब्द है, सर पानी का पर्यायवाची नहीं है, मेघ पुष्प है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर का सवाल, 48। हाँ, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। बताइए, विशेषण के बारे में पूछ रहा है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के? विशेषण के बारे में पूछ रहा है, बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3। कोई अभी जवाब नहीं दिया भाई। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के प्रकार पूछ रहा है, तो बताइए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार, 3 प्रकार। तो विशेषण कितने प्रकार हैं भाई? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के 4। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के बताइए, सर्वनाम के प्रकार पूछ रहा है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। बताइए, सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? किसी का जवाब नहीं आया भाई, जवाब दीजिए। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? चलिए जवाब दीजिए। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट सवाल है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से पूछ रहा भाई, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 7। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 7। शब्द के पूछ रहा है, याद रखना है। उत्पत्ति की दृष्टि, वो भी कि उत्पत्ति मतलब जिसका ओरिजिन होता है, जहाँ से उत्पत्ति होती है, उससे कितने भेद हैं? शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अब आपको बताएं कि यूपी SSSC के ये सारे फेवरेट सवाल हैं, ऐसे ये डायरेक्ट सवाल यही सारे ज़्यादा पूछे जाते हैं हिंदी में। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। बताइए,
कौन सा इसमें सवाल सही हो सकता है? उत्पत्ति की रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा कितने प्रकार है? मतलब भेद मतलब होता है प्रकार। बताइए संज्ञा कितने प्रकार की है? संज्ञा 5 प्रकार की है, 4 प्रकार की है, 2 प्रकार की। बताइए 2, 4, 5। कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो कितने प्रकार हो गई? 5 प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हो गए भाई? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए विकारी और अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? मतलब विकारी और विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 6, 8। एक पूछ रहा विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? तो बताइए 2, 4, 6, 8। कहते हैं ना विकारी शब्द है या विकारी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो बताइए विकारी और विकारी भेद, मतलब भेद नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रकार समझिए। विकारी और अविकारी शब्द के कितने प्रकार हैं? याद रखिए, बताइए, जवाब दीजिए। 8 प्रकार होते हैं विकारी और विकारी के, है ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण पूछ रहा है। कृपा, जाति, नमक, कुलीन। कहते हैं शब्द मतलब ऐसा शब्द जो कि विशेषण के बारे में बता रहा है। कृपा है, जाति है, नमक है, कुलीन। बताइए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक, कुलीन। बताइए कौन सा? कुलीन। कुलीन ऐसा विशेषण है जो कि संज्ञा से बना हुआ शब्द है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, यथा समय समास है। यथा समय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। यथा समय से बारे में पूछ रहा है। यथा समय के बारे में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुब्रीहि। याद रखिए, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। यथा समय के बारे में पूछ रहा है, कौन सा समास होगा? कहते हैं यथा समय मतलब समय के अनुसार, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। चलिए अभी किसी का जवाब नहीं है, जवाब दीजिए, थोड़ा मज़ा आए। यथा समय में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। बताइए अव्ययी भाव समास होता है यथा समय, जो समय के अनुसार। यथा समय मतलब अव्ययी भाव समास, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक, एक एक करके, मतलब प्रत्येक मतलब एक एक, मतलब एक एक करके प्रत्येक। तो क्या होगा? द्वंद्व तो होगा नहीं। द्विगु होगा कि नहीं होगा? बताइए। अव्ययी भाव, कर्मधारय। बताइए प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक के बारे में पूछ रहा है, बताइए कौन सा समास होगा? प्रत्येक। फिर किसी की जवाब नहीं है, जवाब दीजिए फटाक से। प्रत्येक समास में अव्ययी भाव समास होता है, एक एक करके या प्रत्येक अव्ययी भाव समास, याद रखिए। बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड रहता है। नेक्स्ट सवाल है, तिरंगा में कौन सा समास है? अभी भी आपको बताया था तिरंगा, जहाँ पर किसी शब्द अक्षर की बात आए, अक्षर में जो संख्या को रिप्रेजेंट करे तो कहाँ पर हो जाता है? तो तिरंगा में कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, और इनमें से कोई नहीं। बताइए तिरंगा के बारे में पूछ रहा है, अब बताइए तिरंगा में कौन सा समास होता है? अब देखिए कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता, ये दोनों में से कुछ न कुछ तो ऑप्शन होगा। बताइए तिरंगा मतलब किसी विशेष चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा, विशेष चीज़ को जगह रिप्रेजेंट करता है। तो हमने आपको बताया था कि विशेष चीज़ के बारे में जब कोई अर्थ दे तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो क्या ये बहुब्रीहि समास हो सकता है? जवाब दीजिए। तिरंगा बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका 58 मार्क्स नंबर का सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बहुत बार पूछा गया है, हाई कोर्ट में, UPSSC में, यूपी में, कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार पूछा गया सवाल है। कवि का स्त्रीलिंग, कवियत्री, कवियाणी या कवियत्री, इनमें से कोई नहीं। बताइए कवियत्री, कवयित्री और कवियाणी या कवयित्री। बताइए कवियत्री, कवियाणी, कवयित्री, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्त्रीलिंग पूछ रहा, कवि, कवि है, कवि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाई? कवित्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। कवयित्री होता है, कवित्री नहीं होता है, कवयित्री, है ना, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कभी कभी ये शुद्धिकरण में आता है, शुद्ध और अशुद्ध में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य का, बताइए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बार गलत हुआ सवाल लड़कों का, बच्चे इसको बार बार गलत कर देते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्याणी,
सूरी, सूरा, सूर्या। बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्य के बारे में पूछ रहा भाई। हाँ, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्याणी, सूरी, सूरा, सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है, याद रखिएगा। सूर्या स्त्रीलिंग है किसी का नाम सूर्या हो तो इसका मतलब वो स्त्रीलिंग में है ना। हाँ। पेड़ से पत्ता फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, इसमें से किस कारक की विभक्ति, मतलब कौन सा कारक से लगा हो तो इसमें कौन सा, इससे पूछ सकता है कौन सा कारक है। संबंध कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। अब इसमें याद रखिए कोई चीज़ किसी से टूट के अलग हो रहा है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान या संप्रदान को के लिए, ठीक, या अपदान मतलब से अलग होने के स्थिति में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपदान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अलग हो रहा है तो क्या हो जाता है? अपदान। पेड़ से गिर रहा मतलब टूट के अलग हो रहा है तो उसके क्या हो जाएगा? अपदान। नेक्स्ट है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सी कारक की विभक्ति बताइए भाई? काट रहा है, किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या करण होगा? अधिकरण, संप्रदान, करण, अपदान। क्या हो गया भाई? करण होगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कोई चीज़ से लगा हो तो करण है ना। नेक्स्ट है माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति? को मतलब बच्चे को, किसको सुला रही? बच्चे को। तो कर्ता ने कर्म को क्या कर रही? कर्म। कर्म को करण से, अपदान को के लिए, तो क्या कर रही भाई? माँ सुला रही, किसको सुला रही? बच्चे को। तो क्या कर रही? कर्म है ना, कर्म होगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को लगा है तो को क्या हो जाएगा? कर्म। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है माँ किसको सुला रही? बच्चे को। तो बच्चे को सुलाना क्या हो गया? कौन सा कारक हो पूछ रहा? संप्रदान, कर्म, कारक या अपदान? बताइए। इसमें देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात को होता है कि बच्चे को सुला रही है तो कर्म होगा या संप्रदान होगा? संप्रदान में भी को के लिए होता है, तो संप्रदान होगा या कर्म होगा? बताइए, इसका जवाब दीजिए। किसी का जवाब नहीं आया भाई। देखिए जवाब क्या है कि भाई कर्म कर रही माँ का काम है कि बच्चे को सुलाना, उसका कर्म है, अपना काम कर दे रही है, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल देखिए मज़ेदार सेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट सवाल है अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, या अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? भाई अध्यापक है तो उसका अध्यापिका होगा, अध्यापकी होगा, अध्यापका होगा या अध्यापिकी होगा? बताइए। अध्यापक का शब्द का स्त्रीलिंग 4 ऑप्शन है। अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका, अध्यापिकी। बताइए, जवाब दीजिए कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? किसी की जवाब नहीं आया भाई, आप लोग थोड़ा जवाब दीजिए। हाँ, क्या होगा? अध्यापक का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा ना भाई। अध्यापिका होता है अध्यापक का, अध्यापिका और अध्यापिकी नहीं होता, अध्यापिकी कोई शब्द ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने ए दिया बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर। नेक्स्ट है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नायक कहते हैं भाई, नायक है इस फिल्म के नायक या नायिका, तो नायक स्त्रीलिंग नायिका होगा, नायिका होगा, नायिका होगा या नायिका होगा? बताइए, या नायिका होगा? बताइए। कहते हैं ना आप भी अपने क्या हैं, अपने मोहल्ले के हीरो हैं या नायक हैं, तो आपकी जो महबूबा होगी क्या हो जाएगी? नायिका हो जाएगी। आप किससे जिससे प्यार कर रहे हैं तो नायिका के बारे में बताइए। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? नायिका, 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 नायका। बताइए, स्त्रीलिंग बताना है। चलिए अपनी महबूबा के बारे में याद करिए और नायिका के बारे में बताइए। नायक का स्त्रीलिंग नायिका होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये अशुद्धिकरण में भी आ जाता है, शुद्ध करने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो? कहते हैं ना भाई महाशय, ये महाशय आ गए, तो महाशय का क्या हो जाएगा? महासिनी, महाशयी, महाशया, महाशयी। बोलिए। कहते हैं ना आपको भाई कोई कहते हैं ना यार महाशय महोदय महाशय आ गए हैं, तो माइंड अपने घर वाले कहते हैं ना महाशय महोदय आ गए, तो महाशय का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। बताइए,
महाशय का स्त्रीलिंग क्या होगा? जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। देखिए वीडियो को बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल मज़ेदार श्रृंखला के साथ हम लोग हाई कोर्ट को जब तक मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ये वीडियो के लिए भी है और बीएड के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए भी बिल्कुल एकदम मज़ेदार सवालों के साथ क्या हो जाएगा भाई, महाशया, है ना। तो महाशया सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 66 मार्क्स नंबर का सवाल। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेता का कई बार पूछा गया है बीएड एंट्रेंस में। नेत्री, नेतिन, नृत्य, नेताजी। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? नेता का स्त्रीलिंग, चलिए जवाब दीजिए। नेता का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, किसी के जवाब नहीं आया। नेता, नेता भैया कहते हैं ना, सभी नेता तो हैं आज के समय में। तो नेता का स्त्रीलिंग करना हो, मान लीजिए कोई लेडीज़ नेता बन गई तो उसको क्या कहेंगे? नेतिन कहेंगे, नेत्री कहेंगे, नेत्री होगा, या नेताजी कहेंगे। तो क्या कहेंगे भाई? नेत्री, नेता का नेत्री। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट सवाल है 67 मार्क का। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता, कहना भाई बड़ा दाता हो क्या? देखिए अभी ये आपको लेखपाल में आया हुआ सवाल था, लेखपाल अभी हुआ था ना, लेखपाल में एग्जाम। दाता का विलोम क्या होता है ना? दाता, तो दाता का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। दाता का छात्री, दात्री, या छाती, या दात्री, बताइए। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? दात्री होगा, याद रखिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ कहते हैं ना भैया, आ का उच्चारण स्थान दंत, दंत तालु, तालु मूर्धा। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट जवाब करिए। चलिए, आ का उच्चारण स्थान कई बार पूछा गया सवाल है, इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम बताइए। आ दंत, दंत तालु, तालु मूर्धा। दंत मतलब जो चीज़ हमें बोलने में दांत का सहारा ले उसे दंत कहते हैं। दंत तालु मतलब दंत और तालु का दोनों का सहारा लेना पड़े। तालु मतलब तालु से बोले। मूर्धा मतलब जो मुख का भाग होता है। चलिए, अब मुख सारे भाग होते हैं लेकिन मूर्धा, हाँ, जहाँ पर जीभ ऐंठ जाती है। चलिए जवाब दीजिए भाई, किसी का जवाब नहीं है। क्या होता है? तालु। आ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तालु से बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका मज़ेदार श्रृंखला। लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, है ना। ले लो सिलेक्शन, छीन लो एकदम, कहानी उसको कहते हैं। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय, सम प्लस उच्चय, सम प्लस उत प्लस आय। समुच्चय, सम प्लस उच्चय और सम प्लस उच्चय, बताइए। समुच्चय, सम प्लस उत प्लस आय, समुच्चय। बताइए इसका संधि विच्छेद बड़ा टेढ़ा लग रहा है। समु प्लस चय होगा? नहीं होगा। सम प्लस उत प्लस आय, ये हो सकता है। समुच्चय, ये हो सकता है। सम प्लस उच्च या सम प्लस उच्च, बताइए। समुच्चय, सम प्लस उत प्लस आय, बताइए कौन सा जवाब सही होगा? बी, ए, बी, सी या डी? सम प्लस उच्च, सम प्लस उच्च बराबर समुच्चय। देखिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, बी नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा। समूह प्लस उच्च, समुच्चय। उत प्लस आय नहीं होगा। हाँ, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र, महेंद्र कहते हैं ना, महेंद्र। तो महो प्लस इंद्र नहीं, महे प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। महेंद्र का संधि विच्छेद, तो महेंद्र का संधि विच्छेद बताना भाई, बताइए। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महो प्लस इंद्र, महो प्लस इंद्र बराबर महेंद्र नहीं, महे प्लस इंद्र बराबर महेंद्र हो सकता है, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। किसी का जवाब नहीं आया, बताइए कि जवाब दीजिए फटाफट। महे प्लस इंद्र होगा ना भाई, बी ऑप्शन सही होगा जहाँ तक है। जवाब दीजिए आप लोग भी। महेंद्र, महे प्लस इंद्र नहीं होगा, महा प्लस इंद्र होता है महेंद्र, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। बहुत लोग इसमें तुरंत महे प्लस इंद्र बराबर महेंद्र करते, खट्ट से आंसर मारते हैं ना, और फट से एग्जामिनर गलत कर देता, बाद में कहते रही गलत हो गया। क्या आप जा रहे हैं, इसमें क्या कौन सा निपात है? निपात मतलब कि यहाँ पर कौन सा बोध है, बोध कर रहा है। क्या आप जा रहे हैं, तो क्या क्या है?
प्रश्नवाचक है, आदरवाचक है, तुलनावाचक है, अवधारणावाचक है। भाई साहब जब किसी से हम कुछ चीज़ के शब्द में क्या जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। तो यहाँ कौन सा हो गया, बोधक। किसको बोध करा रहा, प्रश्न को, क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं क्या आप जा रहे हैं या किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या लगाते हैं, क्या। तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक बोधक वाक्य हो गया, है ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर का, श्रृंखला में बढ़ते हुए। मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सा शब्द निपात है, मतलब कि मैं के बारे में कह रहा है तो क्या होगा, बलदायक निपात है, निषेधात्मक निपात है, या नकारात्मक निपात है, या स्वीकारात्मक निपात है, बताइए। मैं भी यह जानता हूँ मतलब कि जो काम है या जो चीज़ है इसको हम भी जानते हैं, तो इसका क्या हो गया, बल बता रहा, मतलब कि इसको बलपूर्वक निपात है, क्योंकि कह रहा है कि भाई जो चीज़ तुम बता रहे हो हम जानते हैं, एक मतलब कि मैं जानता हूँ जिस चीज़ की बात कर रहे हो। तो यहाँ जानता हूँ क्या हो गया, बलदायक निपात हो गया, मतलब किसी ये बोध कर रहा है कि हाँ इसमें बल के फोर्स के अनुसार, है ना। नेक्स्ट है झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, है ना, कहते हैं ना झूठ सजन रे झूठ मत बोलो, है ना, खुदा के पास जाना है तो झूठ मत बोलो भाई। तो वाक्य में मत कौन सा निपात है, झूठ मत बोलो, क्या शब्द है, क्या गजब का क्वेश्चन है, झूठ मत बोलो, वाक्य में मत कौन सा निपात है, मतलब मत क्या शो कर रहा है, सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक, निषेध, निषेध बोधला, क्या क्या हो गया, निषेध। याद रखिए कई बार पूछा गया सवाल है। 77 तुम्हें राम को आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में कौन सा निपात है, तक मतलब किसी बारे में प्रतीक्षा करने को, निषेधात्मक निषाद, नकारात्मक निपात, बलदायक निपात, इनमें से कोई नहीं। मतलब किस चीज़ का बोध करा रहा, तक कह रहे, प्रतीक्षा तब तक करनी पड़ेगी जब तक राम को तुम्हें तब तक आने करनी पड़ेगी जब तक राम नहीं आता है। तो तक क्या है, मतलब जब तक वो आएगा नहीं तो क्या आ रहा है, नकारात्मक वाक्य होगा या बलदायक होगा या निषेधात्मक होगा, बताइए। जवाब दीजिए। बिल्कुल मज़ेदार श्रृंखला के साथ हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए आज की मैराथन कंप्लीट करना है ना, बिल्कुल मज़ेदार सवालों के साथ एकदम ऊर्जावान होते हुए। लगा दीजिए पान आगी में, है ना, लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, बढ़ाओ माँ बाप, क्या होगा, बलदायक निपात होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका 78 मार्क्स नंबर का सवाल। पशु पक्षी को अपना हित समझते हैं, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, मतलब कि जो पशु पक्षी है वो अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात, मतलब कि क्या बोध करा रहा है, आदर बोधक, बलदायक बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक। जो पशु पक्षी हैं वो अपना हित समझ रहे हैं, मतलब कि वो अपना सुख दुख सब समझ रहे हैं, अपने बारे में सोच समझ रहे हैं, तो उनमें कौन सा निपात है, मतलब कौन सा बोध है, क्या चीज़ का बोध रहा है, आदर का, बलदायक का, अवधारणा बोधक है, तुलना बोधक का। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। आप लोग जवाब कम दे रहे, जवाब दीजिए, एकदम मज़ेदार आ जाए, एकदम मज़ेदार श्रृंखला के साथ बिल्कुल जुड़ रहे हैं, तगड़ा सवालों के साथ। आई होप कि आपको एकदम मज़ा आएगा और बिल्कुल मज़ेदार प्रैक्टिस, और एकदम एग्ज़ाम, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में, वीडियो के एग्ज़ाम में एक सवाल आपको टकराएंगे ही, फिर आप हमें याद करेंगे, वाह मज़ा आ गया श्रृंखला, है ना। हाँ, एकदम मज़ेदार सवाल है। टाइम कम वेस्ट करते हुए बहुत सारे सवालों की श्रृंखला बिल्कुल कंप्लीट करते हुए बलदायक निपात होता है जब कोई चीज़ ऐसा शब्द आता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 79 मार्क्स नंबर का, काश आज वर्षा होती। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, काश मतलब कि आज ऐसा हो जाता। तो यहाँ पर काश कैसा निपात है, काश के बाद वाक्य में काश जो शब्द लगा है, काश आगे क्या है, क्या शो कर रहा है, आदर बोध कर रहा है, सीमा बोधक, विस्मयादि, अवधारणा। कहते हैं मतलब विस्मयाद मतलब कोई चीज़ की आशंका कर रहा है या कोई चीज़ के बारे में सोच रहा है कि ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता तो ये अच्छा होता, तो काश ऐसा हो जाता। अब कभी नहीं सोचते काश यार हमारे पास ये चीज़ होता तो आज ये होता, काश ऐसा हो जाता। तो काश शब्द क्या है, बताइए, जवाब दीजिए। काश शब्द क्या है, आदर बोधक शब्द के लिए किया रहा है, सीमा बोधक के किया है, विस्मयाद बोधक या अवधारणा बोधक। अवधारणा क्या है, अवधारणा मतलब किसी चीज़ की अवधारणा, तो अवधारणा तो होगा नहीं, आदर से कोई लेना नहीं, क्योंकि वर्षा से आदर का क्या लेना देना है, तो क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन विस्मयाद, क्योंकि यहाँ संदेह, यहाँ पर बात कही जा रही है ना। हाँ, नेक्स्ट वाला 80 नंबर का सवाल, निपात कितने प्रकार के होते हैं। वह निपात मतलब वही जो बोध होता है, तो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, बताइए। जवाब दीजिए फटाफट, बताइए निपात कितने प्रकार के होते हैं, 5, 7, 8, 9, कौन सा जवाब सही होगा, जवाब दीजिए फटाफट।
चलिए लगा दीजिए आग पानी में एकदम जवानी उसे, है ना। हाँ लगा दीजिए एकदम आग। निपात कितने प्रकार के होते हैं ना। देखो बबुआ ही जवाब नहीं दे रहा, कह रहा कि सर अरे अरे बबुआ कितने प्रकार के होते हैं निपात? 9 प्रकार के होते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल है। चलिए 10 सवाल और बचे हैं। 90 सवालों की श्रृंखला मैराथन आज हम लोग कंप्लीट करते हुए एकदम चाय पानी के साथ, है ना। हाँ उर्वरा, उर्वरा शब्द होता है ना, जैसे कहते हैं बंजर भूमि बड़ी उपजाऊ है, तो उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश, एक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो ऊसर भूमि है, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, कहते हैं ना बहुत उर्वरक है। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, बड़े मज़ेदार, बहुत अच्छे सवाल हैं, है ना। उर्वरा, उर्वरा किस शब्द के लिए है? वाक्यांश का है। तो ऊसर भूमि के लिए हो, समतल भूमि के लिए है, बंजर भूमि के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए। चलिए भी जवाब नहीं आया किसी। उर्वरा मतलब होते उपजाऊ भूमि, कहते हैं ना बड़ी उपजाऊ भूमि, बड़ी उर्वरक शक्ति है। उर्वरक शक्ति मतलब जैसे कि आप खाद देखिए, जब नाइट्रोजन खाद वाली लेने जाइए, कहते हैं ना उर्वरकता बढ़ा देगी, मतलब क्या है? उपजाऊ भूमि के लिए है उर्वरा शब्द। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर का सवाल है। व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण, व्याकरण ज्ञाता। बताइए, एकदम मज़ेदार लल्लन टाप सवाल, और लल्लन टाप सवाल का लल्लन टाप जवाब आना चाहिए। एकदम लगा दीजिए आग पानी में, है ना। हाँ लल्लन टाप सवाल का लल्लन टाप जवाब दीजिए फटाफट, बिल्कुल। व्याकरण जानने वाला, कहते हैं जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण, व्याकरण ज्ञाता। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। देखिए भाई किसी का जवाब नहीं आया। व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? व्याकरण विशेषज्ञ। हाँ भाई, क्या व्याकरण का विशेषज्ञ होता? कह सकते हैं। व्याकरण पंडित, पंडित मतलब भी विद्वान होता है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अब व्याकरण कह सकते हैं, व्याकरण ज्ञाता कह सकते हैं। एक शब्द हमें चुनना है कि इसको कौन सा शब्द से डिनोट करेंगे। तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बताइए। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, और बिल्कुल सभी के साथ, है ना। कौन सा सवाल व्याकरण कहते हैं? व्याकरण, व्याकरण जानने वालों को व्याकरण, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 83 नंबर का, गाल बजाना का अर्थ है, कहते हैं ना बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, गाल बजा रहा है। पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित होना। गाल बजाने का अर्थ है क्रोधित होना, नहीं होगा। पिटाई करना नहीं होगा, गाली देना नहीं होगा, क्या होगा? डींग हाँकना। कहते हैं ना बहुत बोलता है, बहुत फेंक रहा है, कहते हैं ना बड़ा फेंकता है, फेंकू टाइप का है, बहुत बोल रहा है। गाल बजाना, तो अब गाल बजाना मुहावरा हो गया। क्या है गाल बजाना? मतलब लंबी लंबी फेंकना, कहते हैं ना कुछ भी आए बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा, है ना। तो कह रहा गाल बजा रहा है। तो न कुछ लोग पूछते हैं, कभी कभी यही शब्द यूज करते हैं, गाल बजाना। तो कह दो बस करो, बड़बड़ाओ नहीं, गाल ना बजाओ। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, है ना। पिटाई करना तो होगा नहीं, बिल्कुल एकदम सटीक जवाब। गाली देना नहीं होगा, क्रोधित होना ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? डींग हाँकना। डींग हाँकना मतलब गाल बजाना। 84 नंबर का सवाल है, मज़ेदार श्रृंखला। बताइए, अगर मगर करने का अर्थ है, कहते हैं अगर मगर कर रहा यार। अगर मगर करना मतलब है कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गंवाना। अगर मगर करना, कितना एग्जैक्ट, कितना मज़ेदार सवाल, लल्लन टाप सवाल, और लल्लन टाप जवाब आ जाना चाहिए फट दे कमेंट बॉक्स में। चलिए, अगर मगर करना, कहते भैया भैया बड़ा टाल मटोल करना, बहाने बनाना, है ना भाई। बहाने बनाना मतलब तो अगर मगर कहते, मान लीजिए आपसे कोई काम कह दिया जाए, जैसे आप घर में बैठे हो, कुछ कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, मान लीजिए मोबाइल में कुछ देख रहे हो, टीवी कोई पिक्चर देख रहे हो, तो फिर कोई कुछ कहता तो आप इधर उधर कर देते हो, अगर मगर कर रहे हो। अगर मगर करना मतलब होता है बहाने बनाना। क्या करना भाई? बहाने बनाना, मतलब आप इधर उधर टाल मटोल करना या बहाने बना देना कि भाई नहीं 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 ठीक है, तो मतलब वो क्या हो गया? बहाने बना। अगर मगर करने का अर्थ हो गया बहाने बनाना, मतलब कि आप उस काम को करना ही चाहते हो, आप कोई ना कोई टाल मटोल करके उसको टाल रहे हो। नेक्स्ट सवाल है 85 का। 6 सवाल और बचते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध पूछ रहा है, बताइए। अब शुद्ध आ गया। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद। बताइए। और सच्चिदानंद ही कौन थे? हमारे भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। 80 वर्ष की अवस्था में इनको क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। बस 1-2 दिन के लिए थे। 9 दिसंबर 1946 को इनको क्या बनाया गया था?
अध्यक्ष बनाया गया था। तो सच्चिदानंद, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया, बिल्कुल मज़ेदार सवाल, मज़ेदार श्रृंखला के साथ बी ऑप्शन लगा दीजिए, एकदम क्या ना, करोड़पति बनिए, एकदम खाट दे सवाल जवाब करके, है ना। हाँ, बी ऑप्शन सही है। कौन सा शुद्ध शब्द का कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद साहब, सच्चिदानंद। याद रखिएगा, आप जब एग्ज़ाम में आ जाते हो तो उसमें भूल जाते हैं, है ना, और वो सवाल मिस्ट गलत हो जाता है। तो कौन सा हो गया भाई? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन सा है? बी। नेक्स्ट सवाल है, चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, मतलब कि कौन सा शब्द शुद्ध है? सुसप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति। आहा, क्या मज़ेदार सवाल है। कई बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार गलत होता है, उसमें दिमाग में स्लिप कर जाता है भाई कौन सा शब्दों का शुद्ध है। सुसुप्ति, सुसुप्त, सुसुप्ति, सुसुप्ति। बताइए, चलिए जवाब दीजिए फटाफट, एकदम एकदम हम लोग मैराथन को कंप्लीट करने वाले, एकदम 2-4 सवाल और बचते हैं। समझ लीजिए आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ, एकदम मज़ेदार श्रृंखला के साथ बढ़ रहे हैं आगे की ओर। कहते हैं ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, लगा दो आग पानी में, एकदम, है ना, एकदम छीन लो सिलेक्शन खटाखट। देखिए प्रैक्टिस अच्छी होगी तो क्वेश्चन फटाफट बनेंगे, है ना। हाँ, शुद्ध परिवर्तनी वाला शब्द कौन सा है पूछ रहा है भाई। सुसुप्ति, सुसुप्ति या सुसुप्ति, सुसुप्ति। हाँ, बताइए, क्या लल्लन टॉप सवाल है, किसी का जवाब नहीं आया, ए बी सी या डी? बोलिए भाई, फटाफट बोलिए। तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही है, सुसुप्ति होता है। नेक्स्ट सवाल है, सही वर्तनी छांटिए, मतलब सही शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना, ज्योत्सना। बताइए शुद्ध कौन सा है? जा, छोटा जा रहेगा, या रहेगा, यम बड़ा की मात्रा रहेगा, बिल्कुल सही है। ता, सा, ना, बिल्कुल ए ऑप्शन गलत है। फिर क्या होगा? जे, यहाँ ये। अब बचाता है या तो बी या तो सी, डी भी गलत है और ए भी गलत है। अब आप बता दीजिए बी होगा या सी होगा। चलिए, हमने इतना हिंट दे दिया, अब आपको जवाब देना है क्या होगा। बी और सी एक ही तरह तो दिख रहा भाई, है ना। हाँ, ज्योत्सना, तो बी या सी दोनों हो सकता है ना। हाँ, तो क्या है? बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों सेम टू सेम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें। हाँ, नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध है, बताइए कौन सा शब्द? संपूर्ण, 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 संपूर्ण। बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? कहते हैं ना संपूर्ण, हमारा संपूर्ण मतलब पूरा भाग। कहते हैं ना, कुछ मान लीजिए कोई किसी को कुछ दिया है, कहते भाई हमें संपूर्ण चाहिए, पूरा चाहिए, हमें थोड़ा बड़ा नहीं चाहिए, तो हमें संपूर्ण भाग चाहिए। तो संपूर्ण भाग मतलब जैसे कि अशोक ने पूरे भारत, संपूर्ण भारत को जीत लिया था, सम्राट अशोक ने, है ना। हाँ, तो समूह, तभी कहते हैं ना हम क्या बनाएंगे, अखंड भारत का निर्माण का सपना देखा था सबसे प्रथम अशोक ने, है ना, संपूर्ण भारत का। तो संपूर्ण है या संपूर्ण है या संपूर्ण है, संपूर्ण है। बताइए डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। बताइए संपूर्ण होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 89 नंबर का सवाल, चलिए बताइए 89 का। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद, दयानंद कहते हैं ना, दयानंद शब्द की प्रयुक्ति क्या है? गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। दयानंद। अब इसको पहले संधि विच्छेद कर लीजिए, दया प्लस नंद, दया प्लस नंद, तो आ प्लस ना, तो दया प्लस नंद, न, तो व्यंजन संधि होगा। दया, आ के बाद व्यंजन आ रहा है, तो दया प्लस नंद, दयानंद। तो दया आ प्लस नंद, ना आ रहा ना, तो आ के बाद कोई व्यंजन आया, या स्वर के बाद कोई व्यंजन आता तो कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन। अगर गुण संधि होगा तो ये भी स्वर संधि हो, ये भी स्वर संधि का भेद है। दीर्घ आएगा भी स्वर संधि में, मतलब दोनों स्वर होने चाहिए। तो आप संधि विच्छेद करिए, दया आ के साथ क्या आ रहा है? ना आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, है ना भाई। क्यों होगा, नहीं होगा? जवाब दीजिए। चलिए, गुण होगा, व्यंजन होगा, दीर्घ होगा, इनमें से कोई नहीं। कुछ तो कह देंगे सर इनमें से कोई नहीं है ना। हाँ, बताइए इनमें से कोई नहीं, जवाब को कितने लोग को आ रहा है? ए या बी सी डी? बताइए क्या होगा? दीर्घ संधि होगा भाई साहब, दयानंद, सॉरी
याद रखिएगा, दयानंद में दीर्घ संधि है। चलिए, इस सेशन का लास्ट सवाल बिल्कुल मैराथन कंप्लीट करते हुए, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि। कपीस का संधि विच्छेद क्या है पूछ रहा है इस सेशन का लास्ट सवाल। चलिए जवाब दीजिए, एकदम आराम से, एकदम मज़ेदार, एकदम खुशी से, एकदम जोश के साथ जवाब दीजिए और सेशन को एंड करेंगे। चलिए जवाब दीजिए फटाफट भाई। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। किसी का जवाब नहीं है, जवाब दीजिए फटाफट और एकदम मज़ेदार सेशन के साथ। देखिए हम लोग एकदम मैराथन को कंप्लीट करते हुए एकदम जोश के साथ, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं ना, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसको कहते हैं, यही तर्ज पर एकदम मैराथन को कंप्लीट करते हुए, है ना। हाँ, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है भाई साहब वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। कपीस किसके बारे में कहा गया है? कपीस कहा गया बंदर के बारे में। तो बंदर में अब कपीस का संधि विच्छेद कर लीजिए। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। बड़ी की मात्रा आ रहा है, कौन सी संधि हो गया? दीर्घ संधि। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे, गुड डे सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।